हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 10th क्लास में जैसा कि हमने कहा था कि इतिहास के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद तुरंत भारत में राष्ट्रवाद प्रारंभ करूंगा, यानी अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, यह लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछला लेसन भी महत्वपूर्ण रहा है, उसके विषय में सारी बातें हो गया है, तो अब नए सिरे से उसके विषय में बात करना आवश्यक नहीं मैं समझ रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस लेसन के अंतर्गत जो भी नोट्स था उसको हम दे चुके हैं और आप लोगों को मिल भी चुका होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको तैयार भी कर लिए होंगे। वो वैसे आपकी ये ड्यूटी है। भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हमने कहा था कि इससे 5 नंबर का मानचित्र कार्य एकदम श्योर एंड सर्टेन है। कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी कि एकदम आउट ऑफ होगा। इस लेसन से कुछ ही मानचित्र कार्य के रूप में रखा गया है और उसके अधीन ये 5 नंबर का मानचित्र कार्य कराया जाता है। हम उसी से चर्चा करेंगे और उसी को हम इसके अंतर्गत रखेंगे। इसके अतिरिक्त भी इस लेसन से लगभग 1 नंबर का बहुविकल्पी तथा 6 नंबर का कभी कभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 7 नंबर का। मैं इसीलिए कह रहा था कि इस लेसन से लगभग 12 से 14 नंबर का हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस लेसन को ढंग से हम लोग तैयार करेंगे और बहुत ही सिंपल लेसन है। इसमें ज़्यादा कुछ यूरोप में राष्ट्रवाद की तरह डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं होता है, एकदम सीधा और सपाट है। हम उसकी चर्चा करना प्रारंभ करेंगे, डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमने जैसा कि कहा कि इसके अधीन 5 नंबर का मानचित्र कार्य होता है और एकदम श्योर एंड सर्टेन है कि ये पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और इसका जो क्षेत्र है वह भी सीमित है। अगर हम बात करें चंपारण की, चंपारण 1917। यदि दूसरे की बात करें अहमदाबाद, बात सूती मिल मजदूर आंदोलन 1918। अगर हम तीसरे की बात करें तो खेड़ा किसान आंदोलन 1918। उसके बाद अगर चौथे नंबर की बात करें तो कभी कभी इससे सदैव नहीं, लेकिन इससे बरदोली सत्याग्रह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई बार बोर्ड के द्वारा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि अगर हम दांडी की बात करें तो दांडी जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन
प्रारंभ हुआ 1930। और एक और है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको 6 नंबर को यहां पर रखते हैं, 6 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है। और ये 6 अप्रैल 1930 की घटना है। ये लगभग जो 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट से ही चाहे चंपारण 1917 की बात करें, चाहे अहमदाबाद सूती मिल मजदूर आंदोलन 1918 की बात करें, चाहे खेड़ा किसान आंदोलन 1918 की बात करें, चाहे बरदौली सत्याग्रह की बात करें 1928 ईस्वी की बात करें, चाहे डांडी सविनय जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है डांडी की, ये 6 ही टॉपिक है। और 6 टॉपिक से लगभग हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसके अतिरिक्त भी 4 कांग्रेस का अधिवेशन है, तो उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। ये चंपारण की बात करें, नंबर 1 से बात करते हैं। चंपारण की बात करें तो चंपारण की बात करें तो यह बिहार राज्य में अवस्थित है, बिहार राज्य में। और दूसरा चीज, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है। देखिए, ये हम प्रारंभ में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो भी आज टॉपिक इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि उसको आप लोग नोट्स के रूप में तैयार करेंगे और इसको याद भी कीजिएगा। क्योंकि जब लेसन समाप्त होगा उस समय जब हम मानचित्र पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, उस समय ये सारे के सारे फैक्ट आपके माइंड में होने चाहिए। अगर ये सारे फैक्ट आपके माइंड में नहीं हैं तो मानचित्र का कार्य समझ में नहीं आएगा, सीधी बात है। इसलिए मैं इसको स्टेट के साथ लिखता हूँ। और आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी मानचित्र के कार्य को समझना है तो उसके लिए प्रथम आवश्यकता है कि आप लोग भारत का मैप अपनी मेमोरी में बनाने का प्रयास कीजिए। और उसके अंतर्गत जो राज्य का पॉलिटिकल मैप है, तो पॉलिटिकल मैप हूबहू नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि हो सकता है डिफ़िकल्टी है, हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन इतना तो हो सकता है कि कौन से राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है, इतना कम से कम अगर जानकारी रहेगा तो मानचित्र का कार्य करने में कोई असुविधा महसूस नहीं होगा। तो अगर हम चंपारण की बात करें तो यह 1917 की घटना है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में अवस्थित है। यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है। तो कभी कभी प्रश्न इस टाइप का पूछता है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो यह इसका उत्तर क्या आएगा? चंपारण। यानी इसके अंतर्गत जो इतिहास के अंतर्गत जो भी मानचित्र का कार्य कराया जाता है, वह यह तो जान लीजिए कि उसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न का जो भी उत्तर आता है उसी को हम लोगों को मैप में दर्शित करने की आवश्यकता होता है। इसे हम लोग नील आंदोलन के नाम से जानते हैं, नील आंदोलन के नाम से जानते हैं, नील आंदोलन के नाम से जानते हैं। यद्यपि इसका एक और नाम है तीनकठिया प्रथा, तीनकठिया प्रथा। महात्मा गांधी इस आंदोलन में राजकुमार वर्मा के सहयोग
शामिल हुए। घटना इस प्रकार से घटी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत औपनिवेशिक सरकार यह नील करने वाले किसानों को यह बाध्य कर दिया था कि उसे अपने 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना आवश्यक है और उसके लिए औने पौने दाम पर औपनिवेशिक सरकार अपने कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए उसे किसानों से ज़बरदस्ती वसूल कर लेती थी और उसको कुछ पैसा भी दे देती थी, लेकिन वास्तव में उनको मेहनत के अनुसार दाम नहीं मिलता था। और यही कारण है कि चंपारण जो ज़िला है बिहार में अवस्थित है, वहाँ के किसान यह मांग कर रहे थे कि हमें नील की खेती करने ना दिए, हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार उनको ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य की हुई थी। और यही कारण है कि महात्मा गांधी राजकुमार वर्मा के कहने पर, उनके आमंत्रण पर, ये राजकुमार वर्मा क्या करते हैं, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित करते हैं और उसके यानी राजकुमार वर्मा के प्रेरणा स्वरूप महात्मा गांधी चंपारण में किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा चंपारण में किसान आंदोलन होता है और 3 कठिया प्रथा समाप्त हो जाती है। इससे जो भी फैक्ट आया है उसको आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। अहमदाबाद सूती मिल मजदूर आंदोलन की बात करें तो नंबर 1, अहमदाबाद को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। मैनचेस्टर, चेस्टर के नाम से जाना जाता है। यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो गया कि यह किस राज्य में अवस्थित है, तो हम अहमदाबाद सूती मिल मजदूर आंदोलन आता है आंसर में, तो हमको अहमदाबाद कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गुजरात में। और यहाँ पर घटना यह घटित हुई थी कि अहमदाबाद में जो सूती मिल के मजदूर थे वह प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, जिसको ब्रिटिश सरकार प्लेग बोनस देने से मना कर रही थी। ऐसे स्थिति में मजदूर आंदोलन करते हैं जिसका समर्थन महात्मा गांधी देते हैं और ब्रिटिश सरकार विवश होकर क्या करती है, सूती मिल मजदूरों को प्लेग बोनस देना स्वीकार कर लेती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी का यह भी आंदोलन क्या होता है, सफल होता है। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। खेड़ा किसान आंदोलन की बात करें, तो खेड़ा कहाँ अवस्थित है, तो नंबर 1 गुजरात राज्य में अवस्थित है। अब खेड़ा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो गुजरात राज्य में अवस्थित है। यह क्या है, एक किसान आंदोलन है, यह एक किसान आंदोलन है। चंपारण भी क्या था, किसान आंदोलन ही था, यहाँ के यानी कि खेड़ा के किसान प्लेग महामारी के कारण जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगान में वृद्धि किया गया था, वह वृद्धि किए गए लगान को वापस लेने की मांग कर रही थी और ब्रिटिश सरकार प्लेग जो के रूप में जो टैक्स निर्धारित किया था, लगान निर्धारित किया था, उसको वापस लेने से मना कर रही थी। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी खेड़ा के किसानों के आंदोलन को समर्थन करते हैं और ब्रिटिश सरकार बढ़े हुए लगान वृद्धि को वापस ले लेती है और इस तरह से यह तीसरा आंदोलन भी महात्मा गांधी का क्या होता है, सफल होता है। अगर बरदोली सत्याग्रह की बात करें, यह 1928 की घटना है। बरदोली कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात, कहीं दूर नहीं जाना है। चाहे हमें अहमदाबाद की बात करें, खेड़ा की बात करें, चाहे बरदोली की बात करें, चाहे डांडी की बात करें, हमें दूर नहीं जाना है, सब के सब एक ही राज्य में मिलेगा और वह है गुजरात। यह 1928 की घटना है, गुजरात की घटना है। यह भी क्या है, एक किसान आंदोलन है।
यह भी एक किसान आंदोलन है। वास्तव में ब्रिटिश सरकार किसानों के लगान में वृद्धि कर दी थी और किसान यह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार लगान को वापस ले, लेकिन ब्रिटिश सरकार लगान को लेने के लिए सहमत नहीं थी और यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा महात्मा गांधी दोनों ने ही बरदोली के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और जिसके कारण ब्रिटिश सरकार विवश होकर के लगान वापस लेने पर सहमत हो गई और इस तरह से बरदोली आंदोलन भी क्या रहा, सफल रहा। अगर उसी तरह से डांडी की बात करें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, मानचित्र के अंतर्गत बनाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो इसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ डांडी से हुआ। यह 6 अप्रैल 1930 की घटना है। डांडी कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। ऐसा हुआ कि जनवरी 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग पत्रों की एक मांग रखते हैं। 11 सूत्री मांगों का एक पत्र लिखते हैं और उसके अंतर्गत 11 मांगे लॉर्ड इरविन यानी कि तत्कालीन जो भारत का वाइसराय था लॉर्ड इरविन, उससे 11 सूत्री मांग को करते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि अगर इसे 11 मार्च 1930 ईस्वी तक इन 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। लॉर्ड इरविन जो कि ब्रिटिश सरकार है और ब्रिटिश सरकार गांधी जी के 11 सूत्री मांग पर कोई ध्यान नहीं दी, जिसके चलते महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए विवश हो उठे। हालांकि महात्मा गांधी क्या करते हैं कि मार्च में ही साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं और वहाँ से अपने 78 वॉलंटियर्स को लेकर के, स्वयंसेवकों को लेकर के 240 किलोमीटर की यात्रा के बाद गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र डांडी में पहुंचते हैं और डांडी में जाने के बाद समुद्र के जल को उबाल करके नमक बनाते हैं और नमक कर का उल्लंघन करते हैं और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में प्रारंभ हो जाता है। अगर हम कहें जलियांवाला बाग यानी 6 पॉइंट की बात करें तो यह घटना जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की है। यह जलियांवाला बाग कहाँ अवस्थित है? तो पंजाब राज्य में अवस्थित है। पंजाब राज्य के किस शहर में अवस्थित है? अमृतसर शहर में अवस्थित है। अब यहाँ पर क्या था कि 10 अप्रैल 1930 को रौलट एक्ट के विरुद्ध में अमृतसर शहर में एक आंदोलन हो रहा था। आंदोलन निहत्थी जनता के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश देती है, जिसकी वजह से आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेता है तथा अमृतसर शहर में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और जनरल डायर के नेतृत्व में यह मार्शल लॉ लगाया जाता है। उसके बाद घटना क्या घटित होती है कि 13 अप्रैल बैसाखी के पर्व के अवसर पर अमृतसर शहर से थोड़ी ही दूर पर अवस्थित जलियांवाला बाग में बैसाखी मेले का आयोजन किया जाता है और उस बाग में जब इस बात की जानकारी जनरल डायर को पता चलता है तो वह जलियांवाला बाग के हर निकलने वाले दरवाजे पर
पुलिस का पहरा लगा देता है तथा जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लेता है और निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। और इसी घटना को हम लोग जलियांवाला बाग घटना के नाम से जानते हैं। तो सीधी बात है कि हम लोग मानचित्र के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। यह घटना कब की है? तो 13 अप्रैल 1919 की है। किस राज्य में जलियांवाला बाग अवस्थित है? तो पंजाब में। और कौन से शहर? तो अमृतसर शहर में। और उसके बाद मार्शल लॉ लागू हुआ था। तो इन सारी घटनाओं को याद रखने की ज़रूरत है, माइंड में सेट करने की ज़रूरत है। आप लोग सेट कीजिएगा, क्योंकि यह सारे के सारे फैक्ट आपके माइंड में रहेगा। तो प्रश्न का उत्तर जो पूछेगा, जो भी प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर जो भी आएगा उसी को दर्शित किया जाता है और उसको खोजने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद 4 और चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, केवल 4 ही अधिवेशन पढ़ना है, केवल 4 अधिवेशन। यद्यपि हम अभी केवल जो आपके यूपी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसी को केवल मानचित्र के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। इसके बाद जब हम लोग मानचित्र का फाइनली हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग जो भी यूपी बोर्ड के द्वारा विगत वर्षों में पूछा गया है उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अगर इसके अंतर्गत कहा जाए तो कांग्रेस के अधिवेशन 4 अधिवेशन की बात करता है। तो सितंबर 1920 का कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, अधिवेशन नंबर 1, यह विशेष अधिवेशन था, यह विशेष अधिवेशन था। हम लोग को ज़्यादा नहीं जानना है, इसके अंतर्गत कुछ चीज़ों को जानना है ताकि जो प्रश्न वो पूछता है उस प्रश्न का उत्तर हमें मिल सके। तो यह सितंबर 1928 का कोलकाता अधिवेशन है। यह एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इसके अंतर्गत, इस अधिवेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ। तो इस कांग्रेस के अधिवेशन में भारत में राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से हम लोग को, देखिए, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है और जो भी इसके अंतर्गत चीज़ें आ रहा है वह राष्ट्रवाद से, भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इसके अंतर्गत हम लोग अन्य क्या चीज़ें जानते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी कि सितंबर 1920 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा गया, प्रस्ताव को रखा गया, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, अधिवेशन ये 35वां अधिवेशन था कांग्रेस का। यह कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। यह देखिए, नागपुर कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, महाराष्ट्र राज्य में, सॉरी। अब इसको नागपुर को ढूंढना है। उत्तर तो हर हालत में नागपुर ही आएगा, महाराष्ट्र नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम नागपुर को कहाँ खोजेंगे? महाराष्ट्र राज्य, सॉरी, महाराष्ट्र राज्य में खोजेंगे। अब इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ कि जो सितंबर 1920 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग के प्रस्ताव को रखा गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था। लेकिन इसके अंतर्गत दिसंबर 1920 का कांग्रेस का जो पूर्णकालिक अधिवेशन था, 35वां अधिवेशन था, इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, असहयोग आंदोलन
के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब इसके जो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सी विजय राघवाचारी थे। इसी से क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। यानी दिसंबर 1920 का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था वह 35वां अधिवेशन था। नागपुर कहाँ अवस्थित है, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमने मैप में इसको दर्शित कैसे किया जाएगा और कहाँ हम लोग नागपुर को खोजेंगे उस दृष्टिकोण से हमने बात किया। और इसके अंतर्गत जो प्रस्ताव पारित किया गया, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब इसके अध्यक्ष के विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है कि सी विजय राघवाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, तो नागपुर का अधिवेशन हुआ। तो इस तरह से इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट कांग्रेस अधिवेशन की, 1927 का 1927 ईस्वी का मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन अब महाराष्ट्र राज्य कहाँ है, चेन्नई महाराष्ट्र को आज किस नाम से जाना जाता है, चेन्नई के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अब हम इसको किस राज्य में खोजेंगे, तमिलनाडु राज्य में खोजेंगे। इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया गया। इसमें मांग क्या किया गया, तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। स्वाधीनता की मांग की गई। तो इस तरह से कांग्रेस का ये आपका जो 1927 का अधिवेशन है 42वां संशोधन है, 42वां कांग्रेस का अधिवेशन है। यह अधिवेशन कहाँ होता है, तो मद्रास में होता है। मद्रास को हम लोग आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु राज्य में है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो डॉक्टर M.A. अंसारी करते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी मांग किया जाता है पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया जाता है। एक लास्ट जो अधिवेशन है 1930 का लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन। लाहौर भारत में अब नहीं है। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के परिणाम स्वरूप दो देश का निर्माण हुआ, एक निर्मित हुआ पाकिस्तान और एक हुआ भारत। तो यह जो लाहौर है अब भारत में नहीं है, कहाँ है, पाकिस्तान में है। इसकी अध्यक्षता कौन की है, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इसमें विशेष कार्य क्या हुआ, तो इसमें विशेष कार्य यह हुआ कि इस 1929 नहीं 1929 है, 1929 के लाहौर के अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया तथा यह भी निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वराज्य दिवस के
रूप में मनाया जाएगा तथा अगले ही वर्ष यानी कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वराज्य दिवस मनाया गया। प्रथम स्वराज्य दिवस मनाया गया। यानी अब जो भी कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी लखनऊ से भी पूछता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इसके अंतर्गत जो यूपी बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उन्हीं सारे मैप्स की डिस्कशन कर रहे हैं और उन्हीं मैप्स को यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हम मानचित्र का कार्य पढ़ाएंगे उस समय हम जो यूपी बोर्ड के द्वारा अन्य जो चीज़ें पूछा गया है उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो इसके अंतर्गत बस इतना ही पूछा गया है। चंपारण की बात करें, चाहे अहमदाबाद की बात करें, चाहे खेड़ा की बात करें, चाहे बरदौली की बात करें, चाहे डांडी की बात करें, चाहे जलियांवाला बाग की बात करें। और कांग्रेस के अधिवेशन में अगर बात करें तो सितंबर 1920 का कोलकाता अधिवेशन की बात करें, चाहे दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन की बात करें, चाहे ये 1927 का मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन की बात करें, चाहे लाहौर 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात करें, इसी से आपका मैप का कार्य पूछा जाएगा। जितना भी हमने आप लोगों को आज इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत बताए हैं उसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा और नोट करके अपने माइंड में बनाने का प्रयास कीजिएगा जब लेसन का लास्ट होगा। यही कारण है कि हमने क्या किया कि आज पहले ही दिन लेसन को प्रारंभ करते ही आप लोगों को ये 5 नंबर का, हमने कहा ना शुरू में कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे ये श्योर एंड सर्टेन हो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके अंतर्गत 2-4 फैक्ट्स और जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, ये टोटल है। लेकिन अब 2-4 फैक्ट जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा इसके अतिरिक्त पूछा गया है तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और श्योर एंड सर्टेन है कि इससे 5 नंबर का काम होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से लिख करके कहीं पर ये लिख करके आप लोग तैयार करने का प्रयास कीजिएगा ताकि मानचित्र जब पढ़ाना प्रारंभ करें आपको सहूलियत प्राप्त हो। थैंक यू।